हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी विषय की राजन सीरीज को करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने हमारे हिंदी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और उसमें अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें अभी कुछ टॉपिक्स बचे हैं, कुछ चैप्टर बचे हैं, उनको हम प्रैक्टिस के साथ साथ कंटिन्यू करते रहेंगे क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो है वो लगभग आ चुकी है। फरवरी में आपके एग्ज़ाम होंगे सेकेंड वीक में, तो आप समझ सकते हैं कि सिलेबस भी बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम प्रैक्टिस भी साथ में करेंगे और सिलेबस भी कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है। वैसे भी अब मुश्किल से 30 दिन बचे हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी पढ़ाई में लग जाएं और अब देर ना करें, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे राजन सीरीज़ को। राजन सीरीज़ में हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, ये हमारा पार्ट 1 है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ये सब छपने वाले क्वेश्चन भी हैं और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाए हैं और कुछ और भी हैं। ये राजन सीरीज़ है हमारी, ठीक है। ये हमारी राजन सीरीज़ है। शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, काव्य को कितने भागों में बांटा गया है। काव्य को कितने भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं डेट 2020 में आया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की क्लास में हमारे 50 क्वेश्चन है। तो आप अपना लास्ट में कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताएं कि आपके 50 में से कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सा और बा दोनों। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आ और बा दोनों। काव्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो काव्य को 2 भागों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य मतलब जो देखकर हम काव्य को सीखते हैं और श्रव्य मतलब जो सुनने, ठीक है, जो सुनने से संबंधित होता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पठन का अर्थ है। पठन का अर्थ है, पठन को ही हम वाचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम वाचन भी कहते हैं। तो पठन का अर्थ होता है श्वासोर वाचन और मौन वाचन। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा कि पठन का अर्थ होता है श्वासोर वाचन और मौन वाचन दोनों, ठीक है। जिसमें क्या हो श्वासर या फिर जिसमें क्या हो श्वासर मतलब क्या होता है मैंने आपको क्लास में बताया है। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर कंप्लीट क्लासेस पढ़ी हैं, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि श्वासोर वाचन क्या होता है। जो क्या होता है, जो हम तेज तेज बोलकर एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे कि मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, मैं आपको क्लास कर रही हूँ, तो ये कौन सा वाचन है? ये हमारा कौन सा वाचन है? ये हमारा श्वसन वाचन है। और मौन वाचन क्या होता है? मौन वह होता है जिसमें हम मन के अंदर बात करते हैं, मतलब मन के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि उसमें कोई शोर शराबा नहीं होता है, वो ध्वनि रहित होता है। जबकि श्वसन वाचन जो होता है वो ध्वनि सहित होता है, जिसमें ध्वनि होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मौन वाचन का उद्देश्य है। मौन वाचन का उद्देश्य है, तो मौन वाचन का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, आ और बा दोनों। आ और बा, ये बा होगा, ठीक है। ये क्या होगा? ये बा होगा, चा नहीं होगा, ठीक है। ये बा होगा। तो उद्देश्य क्या है? वाचन की गति का विकास करना। मौन वाचन का क्या उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य यही है कि वो वाचन की गति का विकास करता है और पठित सामग्री का क्या करता है? अधिग्रहण करता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, क्या होता है? क्या कहलाते हैं? तो मैंने आपको बताया है उपसर्ग और प्रत्यय। मैंने आपको बताया है कि उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। तो उपसर्ग वो होते हैं जो क्या होता है किसी शब्द के आदि में लगाकर अर्थ को बदल देते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप कंप्लीट क्लासेस को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। श्रा संयुक्त अक्षर। श्रा संयुक्त अक्षर निम्नलिखित व्यंजक के मेल से बना होता है। देख सकते हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं, जो बन सकते हैं और जो आए हुए हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शा। शा किससे मिलकर बना होता है? शा, रा और आ किससे मिलकर बना होता है? श्रा से। शा, रा और आ, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने क्लासेस में वर्णमाला को नहीं पढ़ा है। वर्णमाला जो है मैंने आपको नहीं पढ़ाई है अभी तक, तो वर्णमाला को मैं आपको पढ़ा दूंगी क्योंकि उससे क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं बहुविकल्पीय टाइप में, अति लघु उत्तरीय में।
तो आप उस क्लास को जरूर देख लें, क्योंकि वर्णमाला से आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। वर्णमाला से आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, तो आप उसको स्किप ना करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, खा का उच्चारण स्थल है। खा का उच्चारण स्थल है, उच्चारण स्थल है, खा का उच्चारण स्थल है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ। कंठ, कंठ में क्या आता है, कंठ में क्या क्या आता है, का आता है, खा आता है, गा, घा, अड़ा, ठीक है, ये आते हैं। तो मैं आपको एक बार उच्चारण स्थान बता देती हूँ। क्या होता है, कचट तब होता है, क्या होता है, का च ट त प, कचट तब होता है, जिसमें पहला जो होता है वो कंठ होता है, ठीक है। दूसरा होता है तालु। चा वर्ग के क्या क्या कहलाते हैं, चा वर्ग तालु में कहलाते हैं। टा वर्ग में क्या होता है, मूर्धा आता है, ठीक है, मूर्धा आता है। ता वर्ग में क्या आता है, दंत आता है। और पा वर्ग में क्या आता है, ओष्ठ आता है। एक बार फिर इसमें क्या होता है, उच्चारण स्थान को हम यहीं पर देख लेते हैं। क्या होता है, क च ट ता, पा को हम नेक्स्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो का से क्या होता है, कंठ होता है। कंठ में क्या आता है, का, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है। चा 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 वर्ग किस में आता है, चा वर्ग जो आता है वो तालु में आता है। चा छा, चा छा, जा, झा, या, ठीक है। और टा वर्ग किस में आता है, टा वर्ग आता है मूर्धा में। किस में आता है, मूर्धा में, जिसमें टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। और ता वर्ग किस में आता है, ये आता है दंत में। किस में आता है, दंत में आता, था, दा, धा, ना। किस में आता है, ता, था, दा, धा, ना। तो कंठ में क्या आता है, का, खा, गा, घा, अड़ा, अंगा। तालु वर्ग में क्या आता है, चा, छा, जा, झा, इया। मूर्धा में क्या आता है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। और दंत में क्या आता है, ता, था, दा, धा, ना। और इसी प्रकार से एक और बचा है हमारा ओष्ठ। ओष्ठ में क्या आता है, ओष्ठ में आता है पा, फा, बा, भा, मा। तो ये हो गए हमारे उच्चारण स्थान। इसका हम कंप्लीट लेक्चर हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि कल का हमारा टॉपिक क्या होगा, कल का हमारा टॉपिक होगा वर्णमाला, क्योंकि वर्णमाला से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे आपके 2 से 3 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे, तो आप इसको स्किप ना करें, ठीक है। कल की क्लास आप जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मुद्रा शब्द का अर्थ है, मुद्रा शब्द का अर्थ है। मुद्रा शब्द का अर्थ अंगूठी भी होता है, ठीक है, रुपया है, आकृति, तो सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी मुद्रा शब्द के अर्थ होते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अज शब्द का अर्थ है। अज शब्द का अर्थ है, तो अज शब्द का अर्थ क्या है, अज शब्द का अर्थ होता है दशरथ के पिता। अज शब्द का अर्थ होता है दशरथ के पिता, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, तो गद्य की महत्वपूर्ण विधा है कहानी। क्या है, कहानी, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोग लाइक नहीं करते, ना ही शेयर करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में हमारी क्लास को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। क्योंकि ये यूट्यूब पर आपकी फ्री क्लास है, इसमें हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे प्लस प्रैक्टिस करेंगे। आपको किसी भी यूट्यूबर ने कंप्लीट सिलेबस नहीं कराया होगा, और हम करा रहे हैं। और उसमें हमारा टारगेट भी है 90+% का। किसका है, 90+% का। इसलिए हमारी क्लासेस को जरूर जुड़िए और अपने दोस्तों को जोड़िए, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद हैं। कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद होते हैं, तो कहानी के भेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कहानी की विधियां मानी जाती हैं। कहानी की विधियां मानी जाती हैं, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाए। कहानी की विधियां होती हैं 4। कितनी होती हैं, 4, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। आरंभिक अवस्था में बच्चों के शिक्षण में निम्नलिखित उपयुक्त विधि है, तो कौन सी विधि है, चित्र विधि। चित्र विधि के माध्यम से बच्चे अपनी प्रारंभिक अवस्था में बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। तो वाक्यों का वर्गीकरण है 2 प्रकार से किया गया है। कितने, 2 प्रकार से किया गया। पहला है रचना के आधार पर, और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाए कि वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेयक होता है उसे कहते हैं। तो जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेयक होता है वो हमारे सरल वाक्य कहलाते हैं, सरल वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, जैसे एक उदाहरण हम देख लेते हैं कि जंगल में शेर आ गया। ठीक है, जंगल में शेर आ गया। तो इसमें जो शेर है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा उद्देश्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये होगा हमारा उद्देश्य। ठीक है, और ये सब कुछ बचा हुआ और जंगल में आ गया, ये सब क्या कहलाएगा, ये सब हमारा विधेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये सब हमारा विधेय कहलाएगा। तो सरल वाक्य वे होते हैं जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए है जिनमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है। दूसरा ऑप्शन है जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य और वे संयोग अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। तीसरा ऑप्शन है जिन्हें साधारण वाक्य और उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो। क्या हो, उसमें साधारण वाक्य भी हो और दूसरा अधीन उपवाक्य भी हो। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मिश्र वाक्य वे होते हैं जिनमें एक साधारण वाक्य होता है और दूसरा अधीन उपवाक्य होता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। किससे, संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं उसे कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। उन्हें कहते हैं संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। जिनमें क्या होता है, जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं और संयोजक अव्यय द्वारा वो जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जिन वाक्यों से किसी बात या कार्य करने का बोध ना हो, जिन वाक्यों से किसी बात या कार्य ना करने का बोध होता है उन्हें कहते हैं निषेधवाचक। उन्हें कहते हैं निषेधवाचक, जिसमें कार्य ना करने का बोध हो। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें वाक्य से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। इसमें वाक्य से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं। तो वाक्य जो है वाक्य जो है वो आपके सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे वाक्य जो है आपके सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। श्याम स्कूल जाओ वाक्य है। श्याम स्कूल जाओ, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें आज्ञा दी गई है। किसी व्यक्ति ने या माँ ने कहा है कि श्याम स्कूल जाओ, श्याम स्कूल जाओ। तो इसमें क्या है, आज्ञावाचक है। ये क्या कहलाता है, आज्ञावाचक कहलाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आह कितने सुंदर दृश्य हैं। आह कितने सुंदर दृश्य हैं, इस वाक्य का प्रकार है। तो इसमें विस्मयवाचक प्रकार है। क्यों, क्योंकि जैसे आह शब्द हैं, ठीक है, आह है, हाय है, अरे है, ठीक है, अरे है, ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। कौन से, विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं वाक्य है। रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें संदेह हो रहा है। क्या हो रहा है कि पता नहीं रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्या कहलाएंगे, संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी क्लासेस से जोड़ें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को ले सकें। ठीक है, लाइक भी करते रहें। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध हो। जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध हो उसे कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। उन्हें इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जिन वाक्यों में किसी की इच्छा या कामना का बोध हो, जैसे कि आपका कार्य जो है वो मंगलमय हो, ईश्वर आपको सलामत रखे, इस प्रकार के क्या होते हैं, इच्छा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नोत्तर प्रणाली के माध्यम से छात्रों में क्या होता है, सक्रियता बढ़ी रहती है। क्योंकि इसमें जो होते हैं वो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जिससे बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर भी वो ले सकते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर प्रणाली। तो ऑप्शन ए हमारा
करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मनुष्यों के भावों की अभिव्यक्ति संकेतों द्वारा होती है, भाव भंगिमाओं द्वारा होती है और वाणी द्वारा। इन तीनों के माध्यम से मनुष्यों के भावों की अभिव्यक्ति होती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है, तो उनमें क्या होता है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है, तो उनमें सृजनात्मकता का गुण विकसित होता है। ये क्या है, सृजनात्मकता का गुण विकसित होता है। बच्चा क्या होता है, क्रिएटिव होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है, उसमें सृजनात्मकता का गुण विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। कथन है, ये किसने कहा है कि मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति की ये डेफिनेशन किसने दी है, तो रमन बिहारी लाल ने। किसने दी है, रमन बिहारी लाल ने क्या कहा है कि मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, इसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, रमन बिहारी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है। मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, कविता लेखन मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता। जबकि वार्तालाप, भाषण, वाद विवाद, ये सभी किसके हैं, मौखिक अभिव्यक्ति हैं। क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी मौखिक अभिव्यक्ति हैं। क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में हमारे क्वेश्चनों की संख्या 50 है, तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए है, भाषा और साहित्य में रुचि का विकास करना। दूसरा है बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता। तो अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है उपयुक्त सभी। उसमें भाषा और साहित्य में रचना का विकास भी होता है, बोलने की योग्यता और लिखने की योग्यता का भी विकास होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता है। तो शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, सशक्त भाषा। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता होती है शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति और सशक्त भाषा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, किसने कहा था कि मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है। यह बात किसने कही है कि मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेम वॉर्न ने। किसने, लेम वार्न ने कहा था कि मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य कराना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। वाद विवाद की प्रतियोगिता के माध्यम से, अंत्याक्षरी और कवि दरबार, इन सब के द्वारा साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दें। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और अपने दोस्तों में शेयर भी नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी क्लास से जुड़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतः लेखन में रुचि, श्रुत लेखन, शब्दकोश में वृद्धि। ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य कहलाते हैं। मुख्य रूप से लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है, स्वतंत्र लेखन में रुचि, श्रुत लेख, शब्दकोश में वृद्धि। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, संकेतवाचक वाक्य चुनिए। तो पहला है ईश्वर सर्वशक्तिमान है, दूसरा ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में, तीसरा ऑप्शन है ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं,
चौथा ऑप्शन है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें संकेतवाचक वाक्य को पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ईश्वर करे आप जल्दी ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। मयंक सुंदर है वह हंसमुख भी है, मयंक सुंदर है वह हंसमुख भी है, इस वाक्य में सरल रूप में रूपांतरण कीजिए। इसको हमें क्या करना है, सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। तो मयंक सुंदर और हंसमुख है, मयंक सुंदर और हंसमुख है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सरल वाक्य है। ठीक है, ये क्या है, सरल वाक्य है। तो मयंक सुंदर और हंसमुख है, ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। जिस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है उस विकल्प चुनिए, उस विकल्प पर चुनिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं, यह मुझसे ना होगा, नहीं यह मुझसे ना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सेकंड में अल्प विराम का प्रयोग गलत किया गया, यहाँ पर विराम का प्रयोग किया और यहाँ पर क्या किया, विस्मय सूचक वाक्य का, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता या गलत उत्तर मिलता है तो दूसरे से प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता है या गलत उत्तर मिलता है तो दूसरे व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। किस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है, किस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा है जीवन विश्व की संपत्ति है। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जीवन विश्व की संपत्ति है प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्हों का विकल्प चुनिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्हों का विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा कि वह आए या ना आए मैं अवश्य आऊँगा, वह आए या नहीं आए मैं अवश्य आऊँगा। तो इसमें अल्प विराम का प्रयोग सही किया है। पहले ऑप्शन में देखते हैं वह आए या ना आए मैं अवश्य, ये गलत है क्योंकि मैं से पहले आता है, अल्प विराम का प्रयोग मैं से पहले किया जाता है। नेक्स्ट ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। उपयुक्त में से कौन सा शब्द ई प्रत्यय से बना है, उपयुक्त में से कौन सा शब्द ई प्रत्यय से बना है। तो हंसी, हंसी किससे बना है, ई प्रत्यय से बना है, हंस प्लस ई बराबर हंसी। ठीक है, हंसी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हंसना में क्या किया गया, हंसना में हंस धातु में ना का प्रयोग किया गया, हंस धातु में ना का प्रयोग किया, जबकि भूख में भूख, ठीक है, आ का प्रयोग किया गया, आ प्रत्यय का प्रयोग किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हंसी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। महिमा शब्द किस प्रत्यय के संयोग से बना है, महिमा शब्द किस प्रत्यय के संयोग से बना है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इमा, मही। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मह इमा। ठीक है, महिमा, महिमा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, आपका स्कोर क्या रहा, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस मोड पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यह इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप स्वस्थ रहें, तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकेतवाचक, संकेतवाचक, जिसमें क्या दिया है कि जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इनमें से
मिश्र वाक्य कौन सा है, इनमें से मिश्रित वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है, उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तुम्हारा मन मंगल हो, तुम्हारा मन मंगल हो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो इच्छार्थक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, राकेश आया होगा वाक्य है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, संदेहवाचक। राकेश आया होगा, तो ये हमें सही से नहीं पता है कि राकेश आया होगा या नहीं आया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदेहवाचक, संदेहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, वे धर्मात्मा होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मैं चाहता हूं कि तुम्हें साथ खेलूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, वाक्य किस कोटि का है, वाक्य किस कोटि का है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, जिन शब्दों में की, जिन शब्दों में की, जो, क्योंकि, ठीक है, जैसी तैसी, ठीक है, जैसी वैसी, जिसकी उसकी, जब तक जैसे शब्द आते हैं वो हमारे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए, विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी एक अलग ही पहचान होती है, इसमें छी, ठीक है, इसमें छी, हाय, अरे जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित कीजिए, आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, जल्दी दरवाजा खोलो। इसमें क्या हो रहा है? इसमें किसी व्यक्ति को आज्ञा, मतलब क्या किया जा रहा है? आज्ञा दी जा रही है कि जल्दी दरवाजा खोलो। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा, 50 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं? मैंने अपने क्लासेस में आपको सर्वनाम, संज्ञा, इनके प्रकार, इनकी परिभाषा और इनकी पहचान बताई है। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर आप जाकर सभी क्लासेस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने सभी सब्जेक्ट की क्लासेस डाली है, आप सभी सब्जेक्ट की क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके हम नाम देख लेते हैं। 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, पहला है पुरुषवाचक, ठीक है। दूसरा है निजवाचक, निजवाचक। तीसरा है संबंधवाचक, संबंधवाचक। चौथा है प्रश्नवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक। पांचवा है निश्चयवाचक और छठा क्या है? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ठीक है, ये हो गई हमारी क्लास राजन सीरीज। राजन सीरीज में हमने आज 50 क्वेश्चन किए हैं। राजन सीरीज में आज हमने 50 क्वेश्चन किए हैं। आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। क्लास चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।